Hello, friends, a very warm welcome, and please pay due attention on the series and also on everyday learning concepts and ideas. क्योंकि ऐसा आपको समझने को कोई और जगह नहीं मिलेगा. वी आर डूइंग इट इन ए कंसिस्टेंट वेज. सो जो स्टूडेंट्स हैं और एस्पिरेंट्स हैं उनको चाहिए कि वट एवर आई डिस्कस विद देम एंड वट एवर आई पर्सनली इंस्ट्रक्ट देम उसको वैसे ही फॉलो करें. और बाकियों को भी जो बेनिफिट हो सकता है उसकी हम कोशिश करते हैं. फॉर मोर कंक्रीट एंड टेंजिबल रिजल्ट्स, आप जिसमें खुद आपको झोंक के काम करना पड़ेगा, यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज एनी मोमेंट. यू कैन ऑलवेज ज्वाइन कॉल एंड यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ मेल ऑल्सो. सो वेलकम टू अंसरकारी एंड लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि अगर माइक्रो जो आपका एमएसएमई सेक्टर है, बेसिकली एमएसएमई सेक्टर के अंदर अगर हम कई प्रॉब्लम्स की बात करें, माइक्रो मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके क्रेडिट की. उनको क्रेडिट कहाँ से मिलेगा, उनको क्रेडिट सस्टेन कैसे करेगा, और वो क्रेडिट अगर उनको दिया भी जाए तो देने वाले को ये गारंटी कैसे मिलेगी कि कल को उनका क्रेडिट डूबेगा नहीं. whoever आर गिविंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंडर्स. तो लेंडर्स को गारंटी दी जाए इस बात की कि आपका पैसा डूबेगा नहीं. 60% गारंटी कवरेज अगर दी जाए और देने वाला मान लीजिए एक कंपनी हो जैसे नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, और जो फिर मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो हम कह सकते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और ऊपर से बाकी जो हमारे सेटअप हैं उससे हमें एमएसएमईज को पुश करने का मौका मिलेगा. क्योंकि जो क्रेडिट गैप है वो 15 लाख से 45 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है. क्रेडिट गैप है, वो गैप बिना फुलफिल किए आप जीडीपी में एमएसएमई के कंट्रीब्यूशन को नहीं बढ़ा सकते. यानी जीडीपी में 30% है एमएसएमई, और मैन्युफैक्चरिंग में भी 36% है एमएसएमई, और 45 लाख करोड़ का गैप है. इसीलिए बैंक्स और जो लेंडर्स हैं अगर उनको 60% गारंटी दी जाए इस बात की कि आपके लोन को 60% तक कवर किया जाएगा अप टू 100 करोड़ ऑफ एमएसएमईज, तो फिर डेफिनेटली देयर इज अ वे अहेड. तो अमेजिंग आइडिया, अमेजिंग कॉन्फिडेंस, पुश चाहिए, झोंकना पड़ेगा. सरकार, मिनिस्ट्री, पॉलिटिकल माइंडसेट और उसके साथ साथ सोसाइटी का जो अपना एक जुनून है, इंथुजियाज्म है, वो ही सक्सेस की तरफ पहुंचा सकता है. इसीलिए जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंस में भी आपको डेटा आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि एमएसएमई जो है वो 30, जो मैंने कहा 36% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और 45% एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट करता है. विकसित भारत आप इसके बिना नहीं हो सकते. एमएसएमई बोलते ही ये 3-4 चीजें आपके माइंड में पॉपअप होनी चाहिए. तो आप सोचिए इससे भी आगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात है, या एमएसएमई में भी आप अगर कुछ और सोच सकते हैं कि इस तरीके से और ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो सकता है. कोई प्रोडक्ट हो सकता है जैसे अंबाला शहर है, उस संगरूर है, लुधियाना है निटिंग यार्न के लिए, तिरुपुर है टेक्सटाइल्स के लिए, जामनगर है हैंडपंप्स के लिए. तो ऐसे आप एक लिस्ट बनाइए कि कहाँ की क्या चीज है. वैसे तो पूरा भारत एक डायनेमिक एंटिटी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आप बनाइए, प्रीलिम्स में वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा. ना देयर इज अ वेरी वेरी मीनिंगफुल डिस्कशन यहाँ पर जो है वो अभय कारांतिकर सर के साथ है. अभय कारांतिकर सर इज सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पे चर्चा की. जब सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को ही बोलता हूँ, जैसे कि अब क्या कारण है कि आप इंडियन साइंस का ये पीरियड आप बोलेंगे कि बहुत खूबसूरत पीरियड है. तो दो कीवर्ड यहाँ पे आते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च लैब. फंडामेंटल पॉइंट ये है कि जो बेसिक रिसर्च है यानी फाउंडेशनल रिसर्च है या फंडामेंटल रिसर्च है उसको हमने बढ़ा दिया. उसके अंदर आईआईटीज और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं. इसके लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक बनाया गया. ये आपको रटा होना चाहिए, आपकी जबान पे होना चाहिए, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. और मिशन मोड में हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किए. लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हम आगे लेके आ रहे हैं. यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं. और टीचिंग ही नहीं, साइंटिफिक रिसर्च को हम आगे बढ़ाकर मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी फैकल्टी बनाना चाहते हैं. अगर बात की जाए इंडिया का विजन क्या है 2047 तक, इंडिया का विजन है कि हम एक टेक्नोलॉजिकल पावर बने. वी मस्ट डेवलप टेक्नोलॉजीज दैट विल एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस एज वेल एज सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी. चाहे वो फिर वाटर हो, चाहे फिर वो हेल्थ हो, चाहे फिर वो एजुकेशन हो, चाहे फिर वो ओल्ड एज हो, चाहे फिर वो क्लाइमेट चेंज हो. दिस इज आवर गोल बाय 2047.
सारे के सारे सॉल्यूशन अफोर्डेबल होने चाहिए, हमारी सोसाइटीज को एब्जॉर्ब कर सके। वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है और मोस्ट पीसफुल कंट्री भी है। ये गैप कैसे आप पूरा करेंगे लीडिंग और आप कहना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज का? तो हम जो है ऑलरेडी विश्व के टॉप 70, अगर आप कंट्रीज की बात करें तो वी आर अमंग टॉप 5। हम टॉप 5 में आते हैं अगर आप 45 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात करें। अमंग द 64 टेक्नोलॉजीज, 45 टेक्नोलॉजीज में हम टॉप 5 में आते हैं। तो मेंस में क्या होगा? मेंस में आएगा क्वेश्चन क्वांटम सेंसिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड बायोफ्यूल पे क्वेश्चंस आएंगे। और प्रीलिम्स में आएगा क्वांटम सेंसिंग के अंदर अगर उसकी आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो वो कैसे काम करता है। जहां तक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात है, हमारा 0.6 to 0.7 है, डेवलप कंट्रीज का 2 से 3% है। लेकिन वहां पर 2 से 3% में 70% स्पेंडिंग इज डन बाई प्राइवेट सेक्टर, 30% इज डन बाई गवर्नमेंट सेक्टर। यहां पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी जो स्टार्टअप्स हैं 1,50,000 के आसपास जो स्टार्टअप्स हैं, उनके अंदर वेंचर कैपिटल फंडिंग और साथ साथ में जो बाकी इनपुट्स आ रहे हैं उससे हमारा एक इकोसिस्टम बन रहा है। ई कॉमर्स स्पेस है जैसे वो बन रहा है, आईटी बिजनेस और प्रोसेस स्पेस बन रहा है। तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और क्वांटम कंप्यूटर्स की हम बात ही कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इनोवेशन नहीं करेंगे, अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के अलावा अगर सिस्टम नहीं बनेगा, देन वी आर गोइंग टू बी अ बिग लूजर। और चाइना ने, अगर चाइना का भी अगर यही पोजीशन था, अराउंड 2000 द स्केलिंग हुई है चाइनीज यूनिवर्सिटीज और चाइनीज इंडस्ट्री जो है वो, उन्होंने उस तरीके का एक अनप्रेसिडेंटेड कोलैबोरेशन किया और अनप्रेसिडेंटेड लेवल के ऊपर हार्ड वर्क किया। चाइनीज साइंटिस्ट फर्स्ट दे वेंट अराउंड द वर्ल्ड, वो वापस चाइना जाकर उन्होंने अपने आप को इसीलिए गवर्नमेंट ने भी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की और हमने उसके लिए जो है टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच यहाँ पर बताई है। वन इज द फंड रिसर्च इन मिशन मोड एंड सेकंड इज हेल्प टू स्टेट पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज है उनके लेवल को उठाया जाए। यानी मेंटोर मेंटी रिलेशनशिप की बात की, अपने एक्सपीरियंस को नीचे तक ले जाने की बात की थ्रू डिसिप्लिन। सो ज्यादा आईआईटी की बात नहीं है, आईआईटी आप और भी बना सकते हैं, लेकिन जो आईआईटी के अलावा कॉलेजेस हैं अगर आप उसकी क्वालिटी उठाते हैं तो फिर हमारा बेनिफिट ज्यादा। और क्वांटम चिप जो माइक्रोसॉफ्ट ने अनवील किया, हम उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हैं। हमारे पास 4 रिसर्च लैब्स हैं जिसके अंदर हम ऐसी कैपेबिलिटीज को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, TFIR, ISC बेंगलुरु और क्वांटम सेंसिस के लिए IIT बॉम्बे और IIT कानपुर। तो क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सबको हम साथ लेके चल रहे हैं। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज जो है वहां पर यूरोप की अगर हम बात करें तो वहां पे डिबेट किया जाता है, वहां पर इन चीजों की बात है। हम सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज की डेवलप करने की बात कर रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए हमने नेशनल मिनरल मिशन बनाया और नेचुरल रिसोर्सेज को हम डेवलप करना चाहते हैं। एडवांस मटेरियल्स जो है वो कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस, एक कीवर्ड यहाँ पर है कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस, इसको आप देखेंगे। और अगर हमें न्यू एलॉयज और न्यू मटेरियल्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन लैब में करना पड़ेगा। तो जब हमारा गुड कंप्यूटर प्रोसेसेस होंगे तो हम ऐसा कर पाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। क्रिटिकल हैंड हैंड पॉइंट उसका जो है वो है सप्लाई चेन का। तो अगर हमें सुपर कंप्यूटर या टेलीकॉम सिस्टम डेवलप करने हैं और हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स और मटेरियल नहीं है तो हम ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम इन हाउस कैपेबिलिटीज को डेवलप कर रहे हैं, कंपोनेंट्स को डेवलप कर रहे हैं, और दूसरा हम रिसर्च और डिजाइन पर भी फोकस कर रहे हैं। चाइना पे हमारा मान लो लिथियम आयन के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, तो उसके लिए भी हम ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सोडियम आयन से हम कुछ करें। और हमारा जो टैलेंट है वो इंडिया में अब आ रहा है मतलब पहले 90% टैलेंट बाहर जाके बाहर ही बच जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम इंडिया का टैलेंट इंडिया में है, अराउंड 90% अब इंडिया में है। और साथ में जो विज्ञान पुरस्कार जैसे अवार्ड है वो विदाउट पॉलिटिसाइज्ड होकर इनकरेजिंग मोड में किए जा रहे हैं। और 6G जब आएगा तो हमारे पास बाद में नहीं आएगा, बल्कि हम ग्लोबल को 6G देंगे, हम विश्व को 6G देंगे। 5G की तरह हम पीछे नहीं रह जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और आइडियाज है जो आपकी सोच को प्रीलिम्स और मेंस के लिए और एग्जाम के लिए बनाते हैं, उस पर हमने डिस्कस किया। जब बात आती है यूएस चाइना एग्री ट्रेड की, तो उसके अंदर आप देखिए चाइना अपने आप में ना सिर्फ डोमेस्टिकली रिजिलियंट है, बल्कि उसका सप्लाई भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। इंडिया पे अगर प्रेशर आता है, अगर अभी एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात करें, तो चाइना वर्ल्ड का जो इतना हाई अगर इनपुट अगर वो करता भी है, सोयाबीन है या फिर sorghum है या फिर आप लगा लीजिए कॉर्न है, कॉटन है, ऑयल सीड्स हैं, तो चाइना जो है उसके लिए प्रिपेयर्ड है। हमने 2 दिन पहले भी इस पर चर्चा की। चाइना ने रिटेलिएट भी किया। जो सॉफ्ट अंडरबेली है यूएस की वो तो एग्रीकल्चर है ही, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर आप कह सकते हैं कि हमारे लिए तो लाइवलीहुड का क्वेश्चन है, हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा है, हमारे लिए इसलिए सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूएस के लिए वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। तो यूएस इज एक्टिंग लाइक हाई हैंडेड वे, बट लेकिन अब चाइना ने
जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया और टिट फॉर टैट किया, तो क्योंकि चाहता है चाइना कि इस मैसिव जो अपॉर्चुनिटी है, डिसरप्शन है, उससे अपने आप को और स्ट्रांग बनाए, उससे अपने आप को और ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनाए, उससे अपनी चेन को इंपोर्ट करे। जैसे यहाँ पर नाम भी दिए हुए हैं, चाइना के दो स्टेट ओन्ड जायंट्स हैं, कॉफको चाइना ऑयल एंड फूडस्टफ कॉर्पोरेशन, और साइनोग्रेन चाइना ग्रेन रिजर्व ग्रुप। और दूसरी बात यह है, चाइना ऑयल सीड, हम इंडिया इंडिया ऑयल सीड मंगा रहा है बहुत ज्यादा। ऑयल सीड में हम सेल्फ रिलायंट नहीं है, लेकिन बाकी चीजों में हम सेल्फ रिलायंट है। चाइना ने तो 2008 की ग्लोबल फूड क्राइसिस जो हुई थी, प्राइस क्राइसिस हुई थी, उसके बाद से अपने आप करना शुरू कर दिया। तो हम भी सेल्फ रिलायंस पर फोकस कर रहे हैं, और हम भी जो है स्ट्रैटेजिक तरीके से मूव कर रहे हैं। तो हमारे लिए कुछ लेसन हो सकते हैं, ये चीजें यहाँ हमें देखने वाली। प्रीलिम्स के लिए मुडुमल मेगालिथिक मेनहिर तेलंगाना का जो है वो सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएगी स्टेट में, एंड वन ऑफ द 6 इंडियन साइट्स टू बी एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट बाय वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन 2025। तो मेनहिर, मेनहिर क्या होता है? मेनहिर यानी कि एक स्टोन लगा लीजिए जो किसी शेप में हो सकता है, अपराइट स्टोन हो सकता है, और वो चारों तरफ से ऐसा रख दिया जाता है ह्यूमंस के द्वारा, और वो बहुत बड़े पत्थर होते हैं। लार्जेस्ट सर्वाइव मेनहिर, द ग्रैंड मेनहिर ब्रोइज और द ग्रेट ब्रोकन मेनहिर, वो ब्रिटेनी फ्रांस में है। तो मेनहिर जो है वो स्टोन है। आप कह सकते हो कि आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में, या आर्कोलॉजिकल जो इकोसिस्टम है, या आर्कोलॉजिकल पार्लेंस में आप कह सकते हो कि वहां पर जो है ह्यूमन बरियल्स हैं, और उसके बाद उनको सजाया भी जाता है उनके थ्रू। उनके वहां पर हो सकता है कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी रखे जाएं, सोने भी रखे जाए। तो ये क्यों रखे जाते हैं? बिकॉज ये अपने आप में एक तरीके का कल्चर है, एक तरीके का सिंबल है। ये सिंगल भी मिल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी मिल सकते हैं। तो केरला में मिले हैं, तमिलनाडु में मिले हैं, महाराष्ट्र के पार्ट्स में हैं। तो मधुमलाई हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज a megalithic astronomical observatory by UNESCO dossier. Some menhirs are aligned with the rising and setting sun, some during summer and winter solstice, suggesting use an ancient observatory, वो observatory की तरह भी हैं। तो बस बिल्कुल जो डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो इंसाइट देते हैं अर्ली ह्यूमन बींग्स के माइंड सेट में, उनकी विजडम में हमें रिस्पेक्ट आता है, हमें ह्यूमिलिटी आती है। और वो एक एक ह्यूमन मास्टरपीस हैं, और उनको बनाने में इतने एफर्ट किए गए, तो इसका मतलब है वो उस टाइम भी मीनिंगफुल रहे होंगे, और वो बेटर अंडरस्टैंडिंग उस कल्चर को देने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि हम उन कल्चर को वैसे नहीं जान सकते हैं। हम जो है मतलब उनका कोई रिटर्न एविडेंसेस नहीं है, तो दिस दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। और जैसा मैंने कहा कि सेकंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तेलंगाना में। आप ये देखिए कि पहले और कौन सी थी, और बाकी इंडियन कौन सी वो होने वाली है, क्योंकि क्लासिकल लैंग्वेजेस वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इस पे क्वेश्चन आना तय रहता है। टाइगर रिजर्व पे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिटेल्ड ये एनालिसिस है कि कि हम इंडिया में कितने प्रोजेक्ट टाइगर आखिर शुरू कैसे हुआ इंडिपेंडेंस के बाद। क्योंकि माधव नेशनल पार्क शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये, अगर ये कॉरिडोर बन जाता है, कूनो माधव रणथंबोर कूनो माधव, आप मैप में देखिएगा साथ में, आप एटलस खोल के, कि कैसे वो एक तरीके से कॉरिडोर बना, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन सी नदियां जा रही हैं, और अगर ट्राइब्स हैं तो उनको भी नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन यही है, पूरा एनालिसिस दिया कि कैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम से 1969 के अंदर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो हमारी जो कंसर्न थी, और हमारा जो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था, उन जो डॉक्टर करण सिंह जी के अंडर में था, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दिल्ली में जिसकी समिट हुई थी। दो तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए 1969 में। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में हुआ, और ये 6 साल के लिए था शुरू में, लेकिन आज तक कंटिन्यू हो रहा है। तो पर्पस वही था, पर्पस है कि टाइगर को इंडेंजर्ड स्पीसीज होने के बावजूद भी हम कैसे मेन स्ट्रीम बनाएं, कैसे उसको सेफ गार्ड करें, कैसे वो कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, हर तरह का, और नेचुरल हेरिटेज तो है ही इंडिया का, अगर एक तरीके से इंटरप्रेट करें। तो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, सिमलीपाल है, मेलाघाट है, बांदीपुर है, सुंदरबन आप देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर किसी भी तरह की ग्रेजिंग, किसी तरह की फेलिंग और मूवमेंट ऑफ पीपल जो है वो बैन हो जाएगी कोर एरिया में, एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन एक्टिविटीज। और एक बफर जोन बनाया गया, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी होगी, लेकिन लिमिटेड होगी। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोसेस है। और प्रोजेक्ट टाइगर आगे चल के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2005-6 में एनटीसीए बना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनी। तो आपको उसके पता होने चाहिए कि उसके अंदर बेसिक फीचर्स क्या है। आप गूगल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मतलब विकीपीडिया पे आप कर सकते हैं, देन वी कैन डिस्कस। टाइगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो हमारे लिए एरिया ऑफ कंसर्न यही है कि किस प्रकार से जहां पर बहुत कम टाइगर हैं, या सिर्फ मेल टाइगर हैं, कैसे हम वहां पर पॉपुलेशन को स्ट्रीमलाइन करें, कैसे हम वहां पर बैलेंस बनाएं। और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट तो अपने आप में है ही। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया चीफ रवनीत कौर मैम का कहना है कि जो एल्गोरिदम है या फिर एआई है, वो उसका अगर यूज आप अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं, स्पेशली ई कॉमर्स स्पेस, तो वो नहीं झेला जाएगा, और उसको हम क्वेश्चन करेंगे। और उसके लिए हम जो है इन्वेस्टिगेशन, अगर ये पाती है कि आपने
कुछ भी किया है जो कि रूल्स को वायलेट करता है, देन एक्शन विल बी टेकन। फॉर एग्जांपल, मोर इन लास्ट 15 years more than 1300 एंटी ट्रस्ट केसेस हैव बीन रिसीव्ड बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑफ विच 1180 केसेस हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। और साथ में उन्होंने बात की कि जो मर्जर एंड एक्विजिशन प्रपोजल जो आए हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उन्होंने कॉम्बिनेशंस को देखा और उनको एक टाइमलाइन के अंदर ही उनको क्लियर किया। तो एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर है सीसीआई, जो कि देख रहा है कि कैसे डिले ना हो और कैसे कॉम्पिटिटिवनेस को बरकरार रखा जा सके। आप भी सोचिए कि आखिर और क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन सब के एग्जाम्पल दिए हुए, लेकिन आई थिंक हमें और भी कुछ रॉबस्ट सिस्टम्स को क्रिएट करना चाहिए ताकि हम हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को आगे कर सकें। ऐसे ही अगर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान की बात है, तो उसमें 10 लाख करोड़ में से 3.5 लाख करोड़ जो है वो तो सिर्फ हाईवे से आएंगे। अब हाईवे में दो मॉडल है, एक इनविट मॉडल जिसकी हमने पहले भी बात की, दूसरा हो गया आपका टीओटी यानी टॉल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। अब इनविट मॉडल तो है ही, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना दिया और उसके बाद आपने बेटर रिटर्न्स की बात की जो मिल भी रहे हैं। लेकिन जो ये टॉल ऑपरेट ट्रांसफर है, इसको भी अब साथ में देखा जा रहा है कि इससे भी हम कैसे बेनिफिट लें और कैसे इसको कंटिन्यू रखें, इसको रिव्यू करें। क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है रादर देन कीपिंग आवर ऑल एग्स इन वन बास्केट, हम चाहते हैं कि दोनों से ही हम उसको करें। और टॉल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल को अगर जल्दी जल्दी रिव्यू किया जाए, तो उससे जो वेरिएंस आता है टॉल कलेक्शन में, कहाँ क्यों कम हुआ और क्या प्रॉब्लम है, कितना आएगा, ये चीजें अगर हमें जल्दी जल्दी अगर हम रिव्यू करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम ज्यादा जल्दी ये पता लगा पाएंगे क्या चेंजेस चाहिए। तो जो एम है एमसीए का, वो एम यही है कि भाई हम एक तरीके से उस एक्सरसाइज को फॉलो करें ताकि रिस्क जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट डेवलपर्स के बीच में बैलेंस हो सके। तो जो मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट है वो यही दर्शाता है, ना आपको नुकसान होना चाहिए ना मुझे नुकसान होना चाहिए, मिलकर हमें एक बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ना है। तो प्लान इज टू टेक द लेंथ ऑफ हाई स्पीड कॉरिडोर टू 50,000 किलोमीटर। अभी कितना है, अभी 4,500 किलोमीटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है। न्यूजीलैंड इंडिया का एफटीए 10 साल बाद अगर दोबारा रिव्यू करने की बात है, तो एक ही उसमें बहुत बड़ा हर्टिंग पॉइंट है, वो है डेयरी सेक्टर। वो हम ओपन नहीं करने वाले, हमने किसी के लिए किया भी नहीं। तो जो रॉ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो हम ओपन नहीं करेंगे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लिमिटेड इंपोर्ट्स ऑफ वैल्यू डेयरी प्रोडक्ट्स की हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम सोचेंगे। तो आप ये देखिए इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो टैरिफ्स हैं वो बहुत थोड़े हैं, कस्टम ड्यूटी बहुत थोड़ी है, लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। तो जस्ट थिंक कराऊं। और इस कॉन्टेक्स्ट में आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंट्री के साथ क्या वर्ड यूज करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं डिजिटल कंपटीशन लॉ की बात करूं, तो इंडिया ने 2024 के 2023 में ही कंपटीशन एक्ट को हमने थोड़ा वो किया, अमेंड किया, और 2024 में हमने ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल को लेके आए। लेकिन अभी हम उसको ड्यू डिलिजेंस के साथ ही लेके आएंगे। तो मेंस एग्जाम में डिजिटल कंपटीशन लॉ क्या है, डिजिटल कंपटीशन लॉ किन किन चैलेंजेस और किन फीचर्स को फेस करेगा, ये इस पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो यू मेक अ नोट, और आप जो है उसको साइड में नोट करके अपने गूगल डॉक में, और आप एक तरीके से आंसर बनाइए और शॉर्ट नोट बनाइए। वी विल डिस्कस दैट। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि कैसे इंडिया ना सिर्फ चाइना के साथ बल्कि पूरे विश्व के साथ एक पॉजिटिव अप्रोच से काम करना चाहता है। अगर इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी बात है तो वो है इंडिया फर्स्ट, और अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है, तो कोई बात नहीं। और उन्होंने रशिया यूक्रेन की बात भी की, पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रशिया भी इस बात को एक्नॉलेज करता है कि इंडिया हैड बीन प्लेइंग ए वेरी वेरी क्रूशियल रोल। पाकिस्तान एपिसेंटर है टेरर का, और उसने अपने लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए सफरिंग की है। तो दैट इज वाई द काइंड ऑफ अप्रोच, द काइंड ऑफ आइडिया, अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूएस प्रेसिडेंट को कि आइए ग्राउंड का एक चक्कर मारते हैं, और प्रेसिडेंट जो है उनकी बात को एक बार में मानते ही उनके हाथ को पकड़कर वो पूरे उसका चक्कर लगाते हैं, लिविंग बिहाइंड हिज सिक्योरिटी डिटेल, तो ये ऑसम और अमेजिंग और फिनोमिनल तो है ही। ऐसा ही करेज और ऐसी ही हैप्पीनेस हमें प्रिपरेशन में भी चाहिए। हाउती फाइटर्स के साथ ये इशू चल रहा है, वी नो दैट द यूएस हैड आस्क्ड स्ट्राइक। तो आपको ये देखना है कि हाउती जो रेबल्स हैं उनकी डिमांड क्या है, यमन में क्यों चल रहा है ऐसा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी आपको जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके सारे के सारे हॉटस्पॉट और पॉइंट पता होने चाहिए। सीरिया में भी क्या हुआ ये आपको पता होना चाहिए। हमने पहले भी बात की थी, हमने पहले भी बात की थी बिटकॉइन इसके रिजर्व की, आई रिमेम्बर। तो बिटकॉइन के लिए क्वेश्चन यही उठता है कि शुड इंडिया बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर फेवरेबली एट बीटीसी। तो इंडिया देख रहा है, इंडिया ने ऑलरेडी, आप लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि इंडिया ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेके आया एज क्रिप्टोकरेंसीज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ऑफशोर और ऑनशोर वीडीए सर्विस प्रोवाइडर्स को रजिस्टर करना पड़ेगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ, और
टैक्सेशन पॉलिसीज भी आपको इनकरेज नहीं करती हैं स्पेकुलेशन के लिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने कंप्लीटली अपने आप को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, आधार इनेबल पेमेंट्स हैं, डिजिटल रुपी है, तो ये सारी चीज हमें पॉजिटिविटी की तरफ दिखाती है। क्रिप्टो का अनचेक्ड एक्सपेंशन हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और हमारे लिए फिजिकल रिस्क को क्रिएट कर सकता है, और हमारे लॉज को, यानी हमारी जो कैपिटल फ्लो आ रहा है उसको भी वो नुकसान दे सकता है। ये चीज हमें देखनी होगी, जैसा कि एल सैल्वाडोर के साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने बीटीसी को अपना लीगल टेंडर बनाया और वॉलेटिलिटी के कारण नेशनल रिजर्व्स बहुत सारे लॉस में चले गए, आपका पैसा पानी में बह गया। तो यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है कॉइन बेस, उसको ग्रीन सिग्नल मिला है टू री इंटर द इंडियन क्रिप्टो ट्रेडिंग मार्केट लास्ट वीक दिस। दस वेदर इंडिया विल कंटिन्यू टू मेंटेन इट डिस्टेंस फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज, अभी हम ऐसा देखेंगे। फाइन, रेपिडो भी चाहता है कि जो जोमेटो और स्विगी कर रहे हैं तो हमें माल क्यों ना मिले, तो इसीलिए वो भी इंटीग्रेट करना चाहते हैं रेस्टोरेंट्स के साथ और कम कमीशन लेंगे, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर पीपल। बट देन आखिर कौन सा फूड आएगा, और ये सिर्फ क्या फूड तक लिमिट है, और दूसरी बात ये क्या ये वाकई रियली में सस्टेनेबल है, क्या ये हाई पेइंग जॉब क्रिएट कर सकता है, तो ऐसा नहीं। इंटीग्रेटिंग फूड लिटरेसी इन स्कूल्स का मतलब यही है कि आप जो है ना सिर्फ खाने का, बल्कि आप गेम्स और फिजिकल एक्टिविटीज और ये सारी, जैसे फिजिकल बॉक्स उसका एक ऑनलाइन वर्जन हो गया। उसके बाद जो है आप अपना साबुन खुद बनाएंगे, जैसे डू इट योर सेल्फ, DIY टेक्निक की बात कर रहा हूँ मैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने फोकस किया है कि न्यूट्रिशन एजुकेशन, यानी लोगों को मिड डे मील में खाना तो मिले ही, लेकिन साथ में वो कुछ दिमाग भी चलाएं, साथ में वो आंगनबाड़ी में खुश होकर काम भी करें। तो ये सारी चीजें हमने पहले भी चर्चा की। वियतनाम पहले इतना बड़ा अमेजिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं था, तो उसने चाइना की जब सप्लाईज मूव होने लगी, या फिर डेवलप कंट्रीज को जब लेबर और साथ साथ में जो टैक्सेशन पॉलिसीज और साथ साथ में जो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए, वो वियतनाम ने दिया। तो वियतनाम आज की डेट में ना सिर्फ टेक्सटाइल में, बल्कि बल्कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में भी इंडिया के लिए एक सॉलिड एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में तो वो इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त एग्जांपल है कि कैसे वहां पर सैमसंग ने और बाकियों ने अपना ना सिर्फ बेस बनाया, दबदबा किया, बल्कि वियतनाम की पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ा दिया और लिविंग स्टैंडर्ड को भी बढ़ा दिया। और कमाल की बात यह है कि मोर देन 60% मुझे कहना चाहिए फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को भी बढ़ा दिया। तो इंडिया भी उसी दिशा में जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक कांस्टेंट फ्लो चाहिए हर चीज का। टैरिफ नहीं होने चाहिए, टैरिफ बैरियर्स नहीं होने चाहिए, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी नहीं होने चाहिए। तो इंडिया भी लेबर लॉस को हमने बहुत ज्यादा रेशनलाइज किया है। हम PLI को लेके आए हैं, हम साथ के साथ हम फ्लूइडिटी के साथ हम काम कर रहे हैं, हम FDI को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। तो ये सारी चीजें अगर हम सीखते हैं तो इंडिया भी एक जायंट बनने जा रहा है, ताइवान, जापान, कोरिया, इन सब की तरह। और वियतनाम जो है ऑब्वियसली हमारे लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वियतनाम हमारा फ्रेंडली कंट्री भी है। हाँ, आपको ये भी देखना होगा, इंडिया वियतनाम रिलेशंस को भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और साथ में आप ये भी देखिए कि जो इंसेंटिव्स हैं, अगर वहां पर SEZ की तरह जो रीजन्स क्रिएट हुए हैं, जैसे इकोनॉमिक रीजन्स क्रिएट हुए, तो इंडिया भी उस तरीके से ही क्रिएट कर रहा है। इंडिया के पास लैंड भी है, इंडिया के पास विल पावर भी है, इंडिया के पास अच्छी पॉलिटिकल एक अभी सजेसिटी भी है। अब जीरो फॉर जीरो लाइन अगर आप बोलते हैं, यानी कि अगर आप इंडिया के लिए सोचते हैं, तो जो कंट्री लेवल टैरिफ डिफरेंस है वो इंडिया और US में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में कम होगा। तो इसीलिए जीरो टू जीरो जो है वो कई मामलों में आप इस कॉन्सेप्ट को ये समझिए कि ना आप लगाओ ना मैं लगा रहा हूँ, या आपका जितना है मेरा ही उतना है। तो US जो है वो वॉल्यूम एक्सपोर्टर नहीं है। US जो है वो जो हमें एक्सपोर्ट करेगा वो भी हाई नेट पेटेंटेड, और उसके बाद से आप कह सकते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर प्रोटेक्शन वाली चीजें करेगा, तो बहुत ज्यादा मास में नहीं आ सकती। तो US एक्सपोर्टर्स जो है देयरफॉर दे आर नॉट रियली कम्पीटिंग विद स्मॉल लोकल प्रोड्यूसर जो हमारे यहाँ आएंगे, और दैट इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो रिडक्शन इन टैरिफ अगर बायलेटरल बेसिस पे हम करते भी हैं तो उसका बेनिफिट हो सकता है। ये एक यहाँ पर एक तरीके का आर्ग्यूमेंट किया है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे हो सकता है। और हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए सोचने वाली बात है 1991 के रिफॉर्म्स के लिए, या कोविड में जैसा था अब उसको ऐसे ही लगा लो। तो अगर इंडिया जो है अपनी इंडियन कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस भी करता है मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट्स में US से, तो हमें जो है इंडियन कंज्यूमर्स को ही फायदा होगा, हमें और लोअर प्राइसेस में चीजें मिलेंगी। और इंडिया का स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडिया का डोमेस्टिक कंजम्पशन भी है, तो इंडिया को बहुत ज्यादा बोल्ड, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हमें जो है स्टेप लेना होगा। ये एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट है। दिस इज अ डिफरेंट पीस ऑफ राइटिंग। सो मेंस के अंदर जनरल स्टडीज पेपर 3 में इसकी आप अप्रोच को ले सकते हैं कि, और साथ साथ में मैं कहूँगा कि जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि जो इम्पैक्ट की बात है, तो US टैरिफ अगर हो भी जाते हैं इंडियन इकोनॉमी पे 0.1 से 0.3 PP ऑफ GDP की बात हो रही है। तो पॉइंट यही है कि हमें जो है पॉजिटिव और हमें एग्रेसिव स्टैंड से काम करना होगा, मोर लिबरलाइजिंग सिस्टम को लेना होगा। दैट इज व्हाट इट वांट टू से। फॉर एग्जाम्पल,
इसी का एक एग्जांपल यहाँ पर हम बताते हैं कि इंडिया ने कैसा चाइना बल्क ड्रग रिलायंस को अपने कम किया है, जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एपीआई, और वो कैसे इंडिया अब जो है कम रिलाई कर रहा है चाइना पे। पीएलआई स्कीम के बाद इंडिया ने बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन खुद ही शुरू कर दिया है। बल्क ड्रग अकाउंट फॉर 63% ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड इंपोर्ट्स 2018-19 में, अब उसको हमने कम कर दिया है। तो ये हमारे लिए जैसे एक पॉजिटिव बात है, हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। तो इसी अप्रोच को हम अगर करेंगे तो बाकी जगह भी हमें बेनिफिट होगा। यहाँ पर बाकी सिर्फ ये बताया है कि कैसे कैलोनिक एसिड एक बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है, वो एंटीबायोटिक के साथ यूज होता है, वो कैसे हमने नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट किया हमने 500 करोड़ के आसपास का, और वो जो है हमें 600 करोड़ का जो इम्पोर्ट है उसका हमें बचाया। ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, लेकिन इसमें इतना डीप में कुछ ऐसा है नहीं। ये सिर्फ बात इतनी कर रहे हैं कि इंडिया का जो रुपी है, वो जो रुपी तो बहुत समय पहले से हमारा, शीर्षा सूरी के समय से हम कह सकते हैं कि हमारा मार्क है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अगर कुछ सिंबल बनाया तो उसका यहाँ पर उन्होंने बोला कि इसमें इतना ज़्यादा सोचने का नहीं है, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल उसमें लाइंस हैं। तो इंडिया का जो फ्यूचर है वो डिजिटल रुपी में फ्यूचर में है, उसके ओरिजिन में नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ऑलरेडी बहुत ही प्रोएक्टिव, बहुत ही फ्यूचर लुकिंग आइडिया से काम करते हैं। और जो है अगर डॉलर को आप वर्ल्ड की करेंसी मान रहे हैं तो वो बात सही है, हम अभी उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन आप ये मानिए कि भाई कैसे हम हेरिटेज को देखते हुए तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन आप फ्यूचर को देखेंगे तो जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इन्होंने ये बात की। आ, रघुराम राजन सर यहाँ पर चर्चा करते हैं कि अगर यूएस अपने आप में ये कहता है कि भाई हमारे पूरे वर्ल्ड का जो सिस्टम है और जो हम पूरे वर्ल्ड की मदद कर रहे हैं और जो हमारे साथ नुकसान हो रहा है उसकी वजह से डॉलर जो है वो डॉलर जो है वो उसकी अट्रैक्टिवनेस कम हो गई है, और वो हमारे लिए एग्जॉर्बिटेंट बर्डन है, हमारे लिए कोई प्रिविलेज नहीं है डॉलर का ऐसा होना। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे नलीफाई की कि कैसे डॉलर जो है वो डॉलर यूएस के लिए प्रिविलेज है, क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज अभी भी ट्रेजरी बॉन्ड्स को डॉलर में चाहती हैं, डॉलर में चाहिए। तो उसके लिए यूएस छापेगा, यूएस छापेता है क्योंकि बाकी कंट्रीज उसको चाहती हैं, बाकी कंट्रीज चाहती हैं, इसीलिए यूएस अपने फाइनेंशियल डेफिसिट को बढ़ाता चला जाता है, एग्जॉर्बिटेंट खर्चा करता चला जाता है, सोचने की जरूरत भी नहीं कि उसका डेफिसिट कितना हो रहा है। दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज एक साइकिल बन गई है, उसमें उनका बेनिफिट ही है, उनका बेनिफिट है। और ये चीजें बहुत पहले से नहीं थी, 1970s से लेकर 1990s के बीच के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं था, उससे पहले एक बैलेंस था, उससे पहले एक सैंक्टिटी थी। लेकिन जब से 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, उसके बाद से ईस्ट एशियन इकोनॉमीज जो है वो डर गई, और आईएमएफ ने उनके ऊपर हार्श पेनल्टीज भी इंपोज की। और आप ये लगा लीजिए जो उनको अपना सोवरेन फंड्स, अपने सोवरेन जो रिजर्व्स क्रिएट करने थे उसमें भी दिक्कत आई। तो व्हाट वी वांट टू से इज दैट कि जो ट्रेड डेफिसिट्स है गुड्स और सर्विसेज के अंदर, वो जो है इस बात का सूचक बन गया कि कैसे डॉलर से आप अपनी चीज को चला सकते। तो इसलिए यूएस कांग्रेस ने भी कभी इस चीज को रोका नहीं, वो भी खर्चे पे खर्चे, खर्चे पे खर्चे, क्योंकि उन्हें मालूम है फंड तो हो ही जाएगा। और अगर इतना ही अफसोस की बात है, डॉलर इतना ही बड़ा बर्डन है, तो आप बाकियों को भी एग्जॉर्बिटेंट बर्डन शेयर करने दो, बाकी भी इंटरनेशनल करेंसीज को आप क्रिएट होने दो। फिर क्यों यूएस जो है वो ब्रिक्स को थ्रेटन करता है? क्यों यूएस चाहता है कि जो यूएस फाइनेंशियल एसेट्स हैं और जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो ही डोमिनेट करे सब कुछ? तो ये अपने आप में एक बात है। तो यूएस जो है वो अपने बर्डन को देना नहीं चाहता, वो बर्डन नहीं हो क्योंकि उसके लिए वो प्रिविलेज है। और अगर यूएस ने अगर स्वीपिंग टैरिफ चाइना पे इम्पोज की तो चाइना भी उसके बदले में उसको इम्पोज कर दिए। और डॉलर अगर स्ट्रांग होता है, अगर डॉलर स्ट्रांग है और वो एक्सपोर्ट को हर्ट भी करता है, और अगर डॉलर प्राइसेस जो है इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ज़्यादा चेंज भी नहीं होते हैं, तो उससे हमें ये सोचने वाली बात है, जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं यूएस मैन्युफैक्चरिंग बेस को उठा दूंगा, मैं यूएस डिफेंस सेक्टर को हम पता नहीं क्या बना देंगे, कैसे करेंगे वो? आपके पास लोग नहीं है, टैलेंट पूल होना चाहिए, आपके पास आर एंड डी होना चाहिए, वो तो इंडिया चाइना बाकी जगह हो रहा है। तो यानी ये एक तरीके से बहुत अच्छा आर्गुमेंट किया कि यूएस फिस्कल डेफिसिट जो है वो उसकी खुद की करनी है। चाइना ऑब्वियसली चाइना का जो लेवल है वो समय के साथ बड़ा है, और यूएस के टैरिफ बाकी कंट्री से कम हो सकते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट। तो शॉक एंड ऑ जो पॉलिसी जो कर रहा है यूएस, उससे जो डिजायरेबल रिजल्ट्स हैं उनके आने के चांसेस बहुत थोड़े हैं। देखते हैं कि वो कैसे आए। इंडिया में जो इंटेलिजेंस मीट हो रही है फाइव आइज की, तो ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। आप सिर्फ नाम देख लेंगे, एनएसए, आर एंड रॉ के चीफ कौन है और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर कौन है, और उसके बाद क्या क्या इशू होने चाहिए, ये एक बात है। लेकिन अपने आप में यहाँ पर जो 6 थीम्स दी गई हैं,
ये थीम्स आप प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि ये थीम्स हमें दर्शाती हैं कि क्या हो रहा है। पॉलिटिक्स इंटरप्टेड, यानी जो यूएस और यूरोप का चल रहा है, एंड रिजॉल्विंग द ग्रीन ट्रेलिमा, यानी कि आप ग्रीन ट्रेलिमा तो अब आप क्लाइमेट चेंज से जोड़ सकते हैं। डिजिटल प्लेनेट आप देख लीजिए, साइबर थ्रेट और साइबर उससे हो सकता है। मिलिटेंट मर्केंटलिज्म आप चाइना के एंगल से सोच सकते हैं। टाइगर टेल रीराइटिंग डेवलपमेंट विद ए न्यू प्लान, आप ये आप देख लीजिए कि इंडिया और एशिया के पर्सपेक्टिव से आप तो सोच सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन पीस, आप देखिए इंडिया कैसे वर्ल्ड कैसे डेमोक्रेसी के दम पे करना चाहता है, तो इनको आप अलग से नोट कर लेंगे। फाइव आइज अगेन, ये वही बात है, तो कैसे 1940s और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो एंग्लोफेयर एक शब्द अगर मैं कहूँ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, उन्होंने जो है अपने आप को पूरा एक तरीके का पावरफुल एंटिटी, इंटेलिजेंस अलायंस, वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रांग किया। लेकिन अब जो है डोनाल्ड ट्रंप, जो एंग्लो अमेरिकन पार्टनरशिप है, वो जो मोस्ट इंड्यूरिंग अलायंस है, वो अब हमें थोड़ा सा अलग होता दिखाई दे रहा है। तो बायलेटरल जो एग्रीमेंट है, एंग्लोस्फेयर जो पूरा क्रिएट किया था, अगर आज उसकी बात करें, जो इंग्लिश स्पीकिंग था, इंग्लिश कल्चर था, इंग्लिश मैनरिज्म, वो सारी चीजें कॉमन थी सब जगह। और उसने क्रिटिकल रोल प्ले किया कोल्ड वॉर के टाइम पे। और जो आपका जो सोवियत यूनियन है, उसके एक्सपेंशन और उसकी हरकतों पे, उनके वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, तो उस पर नजर रखने में मदद की। और हुआई का जो 5G नेटवर्क वाली, जो चाइना वाली जो बात थी कि ये जो है ट्रैप हो रहा है, ये जो है सर्वेलेंस है, तो उसको भी उन्होंने किया। तो इन्होंने एक तरीके से मिलिट्री कोलैबोरेशन में मदद की। इंडो पैसिफिक के अंदर ऑकस बना, जैसे ऑकस, जहाँ पे यूएस और यूके जो है असिस्टिंग ऑस्ट्रेलिया इन डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। इससे एक नया एंग्लो अमेरिकन अलायंस बढ़ा। और कनाडा और न्यूजीलैंड को अगर आप पिलर 2 ऑफ ऑकस कहें तो कोई गलत वो नहीं। लेकिन अब बात हो रही है कि भाई आप कनाडा को हटा ही देंगे। कनाडा को अगर आप बाहर निकालने की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पार्टनर और पिलर है एंग्लोस्फेयर का। तो ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है, ये अपने आप में बहुत डिफरेंट है। और यूएस जिस तरीके से चाहता है कि कनाडा को एक हमारा जो है 51st स्टेट बन जाए, या ग्रीनलैंड को भी हम ले लें, तो ये नई बातें आ रही है। तो इंडिया में, इसमें इंडिया को देखना है कि इंडिया कैसे अपनी जो इंटेलिजेंस apparatus है उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा। इंडिया कैसे जो है अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ट्रस्टवर्दी जो चैनल्स हैं उनको, और इंस्ट्रूमेंट जो रशिया के साथ या बाकी अफ्रीका के साथ भी क्रिएटेड है, उनके बाद भी हम कैसे करेंगे। तो इसीलिए हम जुड़े हुए हैं उससे, 5 आई का इसलिए जुड़े हुए हैं। और इंडिया का जो अपना ओन इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट है, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो सीख सके, अपने काम को रिडिफाइन कर सके। यूसीसी का चल रहा है, अभी भी उत्तराखंड के कपल ने डाला कि ये रिजिड सोशल स्ट्रक्चर है, और यूसीसी जो है हमें हमारी फ्रीडम को इन्वेड करता है। तो वी हैव टू सी दिस कि कैसे सोशल रिजिड सोशल स्ट्रक्चर या टैबूज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए पहला स्टेट है वो, तो ये अपने आप में एक इवॉल्विंग पॉइंट है। आपको देखना होगा कि कैसे इस तरीके से हो रहा है। तो एक क्वेश्चन मेंस में आने का यहाँ से चर्चा बन सकती है। दिल्ली की बात हो रही है, ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे, डस्ट कंट्रोल मेजर्स करेंगे। आप देखते जाइए कि आप, अगर आपसे पूछा जाए आप अपने शहर में क्या करेंगे, तो मेंस में तो एक आध पॉइंट लिख सकते हैं, इंटरव्यू में भी आप ऐसा बोल सकते हैं। ललित मोदी के अलावा वानुआतू में किस किस ने कोशिश की, फ्यूजिटिव्स कौन 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 हुआ, ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही एनएससी डिटेंशन अगर 2 साल अभी खत्म हो गया, अगर पंजाब स्टेट उसको दोबारा से नहीं करता है, तो जो अमृतपाल सिंह और बाकी वहां पर जो है उनको पंजाब लाया जाएगा। और आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके के चेंज है, क्योंकि वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो इट्स ऑल्सो एन इवॉल्विंग थिंग, इवॉल्विंग स्टोरी। तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु कास्ट सर्टिफिकेट्स के ऊपर प्रोब करने को बोला, क्योंकि वो बहुत हैरान हुए कि हिंदू कोंडू रेड्डी कम्युनिटी के नाम के ऊपर यदि अगर फेक या फिर अगर फॉल्स सर्टिफिकेट इशू है, तो हाउ टू स्टॉप इट। तो दैट इज हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड कि एक सर्वे किया जाए इमिडिएटली, और किसी के अधिकारों का हनन किए बिना फटाफट से इस चीज में देखा जाए, तब बात करेंगे। वाटर कैसे बह सकता है, सब जीरो टेम्परेचर, लद्दाख है, कारगिल है, सब जगह। तो जो कारगिल के डीएम है श्रीकांत बाला साहिब सुसे, उन्होंने पानी के लिए अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनवाए, ताकि पानी जो है नीचे गर्म, जैसे आप अभी आप सबमर्सिबल में देखते हैं कि पानी गर्म निकल के आता है, तो पाइपलाइन भी उन्होंने 4 से 5 फुट नीचे दबवा कर घरों में पानी पहुंचवाया। और नीचे ही उन्होंने अंडरग्राउंड कुएं की बात की। तो उन्होंने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और ब्रेनस्टॉर्मिंग और लोकल सपोर्ट से ये सब किया, एंड दैट इज टू बी अप्रिशिएटेड। इसीलिए उन्हें जो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम, क्योंकि जो जल जीवन मिशन है उसके अंदर उनको ये मिला।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में इशू है जो बीआईटी का है, क्योंकि बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटमेंट ट्रीटी जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहले नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में आपको एफडीआई चाहिए, आज की डेट में आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आप जो है लिख के नहीं देते हैं, वो ऑलरेडी इम्प्लिसिट है कि भाई आप अगर यहाँ पैसा लगाएंगे तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, स्टेट उसको डिले नहीं करेगा, स्टेट उसको डूबने नहीं देगा। और बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है एफटीएस का भी ऑटोमेटिकली पार्ट हो जाती है, क्योंकि उससे आपको, जैसे अभी इंडिया ने एफटीए किया ग्रुपिंग ऑफ 4 यूरोपियन कंट्रीज ईएफटीए के साथ, तो उसके अंदर जो है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का ही एस्पेक्ट अपने आप आ गया, कमिटमेंट हो गया, डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट की बात भी हो गई इंडिया के अंदर। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट है। इंडिया ने अभी रिसेंटली हमारे जो यूनियन बजट 2025 है उसके अंदर एक रिवीजन की बात की, मॉडल मॉडल इन बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की। तो ये ज्यादा जो हम इन्वेस्टर फ्रेंडली बना रहे हैं, तो उससे हमारा फायदा होगा, उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, उससे हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बढ़ेंगे, उससे हमारी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, सब चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। तो ये इस एंगल से बहुत अच्छा एक शॉर्ट नोट है, राइटअप है, जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और की वर्ड्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीआईटी इसको जैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी कहते हैं। अब ये एश्योरेंस प्रोवाइड करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि कोई भी मेजर आपके हितों के खिलाफ हमारे देश में नहीं लिया जाएगा। इंडिया में इतना एफडीआई आ रहा है अब तो, जैसा मैंने आपसे कहा, तो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट भी इससे ईजी हो जाता है। तो ये कोई गारंटी नहीं है, रिटर्न गारंटी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि आप आइए और यहाँ इन्वेस्ट, लेकिन हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि प्रोटेक्शन करेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे यूएनसी टीएडी ने देखा कि 3291 आईएएस जो है इंक किए हैं अब तक, और बहुत सारे निगोशिएट किए जा रहे हैं। तो इंडिया, होता क्या है कि इंडिया कैपिटल इंपोर्टिंग कंट्री है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। जो जो पैसा दे रहा है, जो यूएस है या बाकी जापान है, वो यहाँ पे देंगे तो सोचते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया भी डेवलप कंट्री की तरह हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टिंग कंट्री भी, हमें भी देखना है कि हमारे जो हमारे जो इतने बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, हमारे जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो जायंट्स हैं, वो जो बाहर पैसा लगा रहे हैं, उनको भी फिर वही मदद चाहिए। तो ये एक तरीके के म्यूचुअली बेनिफिशियल है। तो यूएनसीएडीटी की लेटेस्ट रिपोर्ट, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में स्टॉक ऑफ इनवर्ड इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया का 16 बिलियन 2000 में था, तो 537 बिलियन हो गया 2023 में। और आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है वो भी हमारा 236 बिलियन हो गया। तो हमारे लिए दोनों चीजें हैं। और जहां तक मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस की बात है, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन वही है कि ऑटोमेटिकली अगर आप किसी और कंट्री के साथ आपका लेना देना है और उसको के साथ आप कुछ एडिशनल कमिटमेंट करते हैं कि भाई मैं आपको ये भी दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। यानी हमारा जो मॉडल है वो भी एमएफएन पे काम करता है। यानी हम जो एक कैंडिडेट के साथ बात करते हैं वो ऑटोमेटिकली बाकी कैंडिडेट पे भी अप्लाई हो जाती है। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस की तरह हम भी अप्लाई करते हैं कि ऑटोमेटिकली जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं या ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है, वो कैसे दूसरे कैंडिडेट से लर्न करेगा। तो मिलजुल कर है। एलिनेशन में कुछ नहीं होता, एलिनेशन में तो दुनिया भी नहीं चलती है, देश भी नहीं चलता, परिवार भी नहीं चलता, तो सक्सेस कैसे मिल सकती है। सक्सेस के लिए इंडिविजुअलिस्टिक होना जरूरी है, एलिनेट होना जरूरी नहीं। तो इसीलिए इन टर्म्स ऑफ लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर और इनएक्शन, सारी चीजें आप इस बात को समझिए। तो बहुत अच्छा आर्टिकल, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चंस रेज कीजिए। और यहाँ पर सिर्फ एक लास्ट बात मैं ये कहूंगा कि कैसे आपको नाम पता होना चाहिए कि विलियम्स और विल्मोर कितने समय बाद आ रहे हैं, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम कौन रहा है स्पेस के अंदर, उसके बाद कैसे आ रहे हैं, और उसके बाद आएंगे तो उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, बेबी फीट, ग्रेविटी सिकनेस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, इसको देख लीजिए, बोन डेंसिटी लॉस। तो ये कुछ की चीजें हैं जो हम देखेंगे और समझेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, और आप उसको साथ में नोट करेंगे, तो आपका भला होने का जो एक सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, दैट व्हाट वी बिलीव, वी प्रैक्टिस, एंड वी जस्ट डोंट प्रीच, बट वी ट्राई टू वर्क विद honesty, diligence, and with a little iron hand. So do watch, learn, write, and subscribe our channel for more such innovative ideas. Thank you very much.